ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। रेलवे 36 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए अगले 10 दिन में 2600 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। घरेलू विमान सेवाएं सोमवार से शुरू होंगी। पूर्णबंदी के कारण कोरोना वायरस मरीजों के दोगुना होने की दर 13 दिन से अधिक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाकर मांग में लगातार वृद्धि करना है। और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने चक्रवाती तूफान अम्फन से प्रभावित पश्चिम बंगाल में 10 अतिरिक्त दल तैनात किए। अब समाचार विस्तार से। रेलवे 36 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए अगले 10 दिन में 2600 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इससे तकरीबन 36 लाख लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए 1 मई से 45 लाख से ज्यादा लोग अपने पैतृक स्थानों पर पहुंचे हैं। रेल विभाग ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां शुरू की थीं। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां 2 राज्यों की सहमति के बाद एक शहर से दूसरे शहर तक चलाई जा रही हैं। रेल विभाग और राज्य सरकारों ने इन श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के सुचारू संचालन और समन्वय के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। घरेलू विमान सेवाएं सोमवार से फिर शुरू हो जाएंगी। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक यात्री विमान शुरू में टर्मिनल 3 से उड़ान भरेंगे। गृह मंत्रालय लॉकडाउन के कारण इस बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी कर चुका है। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के फैसले से देश में कोविड-19 के फैलने पर रोक लगाने में मदद मिली है। कोविड-19 से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए गठित अधिकारिता प्राप्त एक समूह के अध्यक्ष वी.के. पॉल ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब कोविड-19 मरीजों के दोगुना होने की दर 3.4 दिन थी और अब ये दर 13.3 दिन हो गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन तैयारी करने में काफी मददगार साबित हुआ। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के 80% मामले मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। दूरदर्शन समाचार के साथ भेंट में सुश्री सीतारमण ने कहा कि देश को अब भी उन वस्तुओं का आयात करना पड़ता है जो देश में उपयोग के लिए और निर्यात के लिए सामान बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जिस तरह से आर्थिक पैकेज तैयार किया है उससे उन लोगों को तत्काल मदद मिलेगी जिन्हें अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इससे मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को लाभ होगा। पश्चिम बंगाल में बचाव अभियानों के लिए विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के 10 अतिरिक्त दल तैनात किए गए हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने अतिरिक्त NDRF दलों का अनुरोध किया था। फिलहाल राज्य में अम्फन चक्रवाती तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में NDRF के 26 दल तैनात थे। चक्रवात प्रभावित 6 जिलों में नए दलों की तैनाती के साथ ही NDRF के कुल तैनात दलों की संख्या 36 तक पहुंच जाएगी। सेना की 5 टुकड़ियां सिविल प्रशासन की सहायता कर रही हैं। राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाएं बहाल करने के लिए रेलवे, बंदरगाह और निजी क्षेत्रों को भी उपकरण और कार्यदल उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि तूफान प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और जलापूर्ति बहाल करने के काम में लगभग 1,500 टीमें जुटी हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर महावीर अग्रवाल, जो प्रो वाइस चांसलर हैं पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में। डॉक्टर महावीर अग्रवाल, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं भी प्रणाम करता हूं आपको। डॉक्टर महावीर अग्रवाल, ये कोरोना का काल चल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी जो जीवन शैली है वो हमें इस रोग से बचा सकती है, इसके प्रकोप से बचा सकती है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो जीवन शैली जो पूर्व में रही है वो आदर्श जीवन शैली रही है और उसका अनुसरण हम करते आए थे, लेकिन विगत कई वर्षों से आधुनिकता के दौर में हम वो सब चीजें भूल चुके हैं और उसका परिणाम हमारे सामने है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात की जाती है कि अगर वो ठीक हो तो हम इस रोग से लड़ सकते हैं। हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह की जीवन शैली हमारी होनी चाहिए। तो मैं सबका अभिनंदन स्वागत करते हुए कहना चाहता हूं कि आज सारे विश्व में जो कोरोना का भयंकर संकट आया है, इसने एक तरह से हमारी आंखें खोल दी हैं, हमें जगाया है। हम दौड़ में भागे जा रहे थे और तेजी से दौड़ रहे थे कि अपना जो था उसको भूल गए और जो भोगवादी देशों से भोगवादी संस्कृति की जो आंधी वही चली आ रही थी उसमें हम भी बहते चले गए और उसका परिणाम आज हमको सोचना पड़ रहा है, विचार करना पड़ रहा है कि जो हमारी प्राचीन जीवन शैली थी, हमारा जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण था, किस प्रकार से तन से मन से हर प्रकार से स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, आज वही सारी बातें एक एक करके हमारे आंखों के सामने आ रही है। सादा जीवन, उच्च विचार और योग का शुभारंभ करते समय भी जो अष्टांग योग की चर्चा की जाती है उसमें भी यम और नियमों की बात, जिसमें शौच अर्थात पवित्रता भी बाहर और भीतर की पवित्रता, हमने इसको पूरी तरह से त्याग दिया, छोड़ दिया। हमारा भोजन, चाहे वो मध्याह्न का भोजन हो, चाहे रात्रि का भोजन हो, नाश्ता हो, जलपान हो, लेकिन हम उसी रूप में सूट बूट पहने हुए हैं। हमने बहुत सारे कपड़े अपने शरीर के ऊपर लाद रखे हैं और उसी प्रकार से हम भोजन, यहाँ तक कि हम भूल गए कि भोजन करने के बाद मुख प्रक्षालन करना आवश्यक होता है, उसको भी हमने छोड़ दिया और कागज से मुंह पोंछ करके हम अपने आप को बड़ा आधुनिक समझने लगे। अब धीरे धीरे इन सब बातों को छोड़ना पड़ेगा। जो हमारे प्राचीन पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने, मनुष्यों ने जीवन को बिल्कुल सच्चाई के रूप में देखा था, उस जीवन दर्शन को अपनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ होता था कि समय पर सोना, समय पर जागरण करना, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना, सूर्योदय से पहले जागना और सूर्योदय से पहले जागने के बाद उदित होते हुए सूर्य के दर्शन करना, उसको अर्घ्य प्रदान करना, सूर्य नमस्कार करना और सूर्य का प्रणाम करके, नमस्कार करके हम अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते थे, क्योंकि हमको प्रातःकाल ही एक ऐसी जीवन शक्ति प्राप्त हो जाती थी कि उस जीवन शक्ति से हम दिन भर पुरुषार्थ करते थे, मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे। आज हमारी युवा पीढ़ी, सूर्य निकल जाता है और वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए न जाने कब शैया का परित्याग करते हैं। तो सबसे पहला ये जो मूल मंत्र है स्वास्थ्य का, जीवन शक्ति बढ़ाने का और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का, कि हम जल्दी से जल्दी सूर्योदय से पहले, हमारे ऋषियों ने कहा कि जो सूर्योदय से पहले जाग जाता है, पूर्व दिशा में उदित होने वाली उषा उसको प्रणाम करती है और जो उस समय सोता रहता है, उदित होते हुए सूर्य की किरणें उस व्यक्ति के तेज को हर करके ले जाती हैं। इसलिए प्रातःकाल शीघ्र जागरण करना और जागरण करने के बाद शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन, प्राणायाम, योग विद्या, प्राण विद्या इस देश की बहुत बड़ी संजीवनी विद्या रही है और इस प्राण विद्या को जान करके योग के माध्यम से, आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के द्वारा इतनी ऊर्जा प्राप्त कर ली जाती थी कि वो व्यक्ति कभी भी किसी रोग की चपेट में आसानी से नहीं आ सकता था। जगारे और ये सिद्ध होता चला जा रहा है कि योग ही मानव की रक्षा करने के लिए इस समय सबसे बड़ा, सबसे अमोघ शस्त्र और साधन सिद्ध हो रहा है। दूसरा, हमारा खान पान, हमारी रसोई बिगड़ गई, हमारी किचन में जो नहीं आना चाहिए था वो आ गया। हमें तो बचपन से
यही स्मरण आता है कि कभी भी अपनी पाकशाला में, रसोई में कभी जूता, चप्पल इस प्रकार की चीजें लेकर के जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था, लेकिन आज रसोई में भी सब कुछ जाता है। इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। मेरा जन्म स्थान महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में मैंने देखा कि कोई व्यक्ति अपने घर में किसी भी प्रकार से जूते, चप्पल आदि लेकर के प्रवेश कर ही नहीं सकता। बाहर ही ये सारी चीजें उतार करके और नंगे पैर ही अपने घर में प्रवेश करना होता था। हमने डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन करना प्रारंभ कर दिया और इसको एक तरह से अपने गौरव की बात हम समझने लगे। प्राचीन काल में नीचे बैठ करके, आसन लगा करके और उसमें भोजन ग्रहण किया जाता था और उससे वो भोजन हमारे लिए अमृत का काम करता था। हमें जीवन में सद्विचारों से, श्रेष्ठ संस्कारों से, उत्तम भावनाओं से ओतप्रोत करता था। उसको फिर से हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जो जो हमारा प्राचीन था, जो जो जीवन के लिए कल्याणकारी था, हमने अपने देश में कभी भी हाथ मिलाने की परंपरा को नहीं देखा। प्राचीन काल में किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को देख करके और दोनों हाथ जोड़ करके अभिवादन करना, नमस्ते करना, प्रणाम करना, ये हमारी परंपरा रही है। आज कोरोना संकट ने दुनिया को फिर से जगाया है कि नहीं, ये परंपरा ठीक नहीं है। हमको दूर से ही, बड़े हैं तो बड़ों के सामने झुक करके, अपने से छोटे हैं तो दूर से ही अपने हाथ इस प्रकार से दे करके कि हम जैसे आशीर्वाद की मुद्रा में उनको कुछ दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। ये सारी हमारी स्वस्थ परंपराएं हैं, इनको अपनाना पड़ेगा। पाकशाला को ठीक करना पड़ेगा। भोजन में जो नहीं खाना चाहिए, अभी बहुत सारे समाचार पत्रों में इधर उधर ये आंकड़े आ रहे हैं कि जिन लोगों ने शाकाहारी भोजन और बिल्कुल अपना जो भारतीय परंपरा का भोजन ग्रहण किया है, उनकी जीवन शक्ति, जो मांसाहारी हैं, मदिरापान करने वाले हैं, दुर्व्यसनों के दलदल में फंसे हुए हैं, धूम्रपान आदि करके अपने फेफड़ों को, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उनकी तुलना में इन व्यसनों से मुक्त लोग, शुद्ध शाकाहारी, जिसमें हम तो तुलसी के भक्त हैं, हम पीपल की उपासना करने वाले हैं, हम अपने घर की जो गृह वाटिका है उसमें उत्पन्न होने वाली सब्जियां, उसमें उत्पन्न होने वाली हरी सब्जियां, उनका सेवन करके जो अलौकिक आनंद अनुभव करते रहे हैं, आज फिर से हमको उस तरफ लौटना पड़ेगा। और जैसे कभी महर्षि दयानंद ने कहा था, चलो वेदों की ओर, लौटो वेदों की ओर, इसी प्रकार से कोरोना का यह महासंकट हमको जगा रहा है, हमारी चेतना को जगा रहा है। हमको ऋषियों जैसा, संतों जैसा, सत्पुरुषों जैसा जीवन जीने का अभ्यास करना पड़ेगा। यही इस संकट से पार पाने का साधन है। हमें बार बार कहा जाता है कि 20-20 मिनट के बाद हम साबुन से हाथ धोएं। हमारे यहाँ तो ये था कि हमने एक झूठा बर्तन भी उठा लिया है तो उसके बाद हस्त प्रक्षालन आवश्यक होता था। कोई भी काम करने के बाद हम हाथ धोए बिना किसी अपने श्रेष्ठ व्यक्ति को भोजन देना और कोई वस्तु देना। आजकल जो हमारे यहाँ सामूहिक भोज होते हैं और उन सामूहिक भोजों में किस प्रकार से उन्हीं सब्जी से, खाद्य पदार्थों से सने हुए हाथों से, उन्हीं झूठे हाथों से एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों लोग भोजन लेते हैं, छोड़ते हैं। तो ये परंपरा भी छोड़नी पड़ेगी। इससे देश में जो अन्न की समस्या है, उस अन्न की समस्या का भी समाधान होगा, परस्पर प्रीति बढ़ेगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमें अद्भुत लाभ होगा। इसलिए कुछ चीजें, आहार निद्रा भय मैथुनम च, हमारा आहार कैसा हो, हमारा जीवन कैसा हो, हमारे विचार कैसे हो, वाणी कैसी हो, परस्पर एक दूसरे के प्रति हमारे मन में किस प्रकार के भाव हो, संस्कृति है। डॉक्टर महावीर अग्रवाल, बड़े विस्तार से आपने बताया कि जो हमारी प्राचीन परंपराएं थे जिनको हम भूल चुके हैं, उनको दोबारा हमें अपनी जीवन शैली में अपनाना होगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में हाल ही में कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है और उसमें हर व्यक्ति की भूमिका होगी। इसे आप किस तरह से व्याख्या करेंगे, इस शब्द की, आत्मनिर्भरता की, यदि हम स्वदेशी की दृष्टि से इसे देखें? जी जी जी, ये हमारे परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्म जागरण, आत्म नेतृत्व, आत्म केंद्रित नेतृत्व और स्वदेशी, ये बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया है। और उन्होंने संस्कृत का एक वाक्य कोट किया, उसमें सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम सुखम, अर्थात जो हम
स्वयं अपने द्वारा, अपने बलबूते पर, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने स्वाभिमान से जो कुछ भी कर सकते हैं उसी में प्रसन्न रहना, यही हमारा चिंतन रहा है। हम कभी भी परावलंबी होकर के नहीं रहे, हम कभी भी पराश्रित होकर के नहीं रहे। अपना देश इतना महान है, यहाँ इतनी अद्भुत संपदाएं हैं। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ, अथर्ववेद का भूमि सूक्त है जिसमें पृथ्वी माता की महिमा का गुणगान किया गया है और उसमें ये बताया है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, अर्थात ये मेरा देश, ये मेरी मातृभूमि, ये सारे सुखों की, सारे ऐश्वर्यों की, सारी संपदाओं की खान है, तो मैं इसकी सेवा करूं और इसके द्वारा जो मुझे प्राप्त हो उससे मैं संतुष्ट रहूं, पूरी तरह से तृप्त रहूं। इस भावना को जगाना पड़ेगा। धीरे धीरे हम यूरोप की ओर, भोगवादी देशों की ओर, वहां का जो ऐश्वर्य है, वहां की जो आधुनिक चीजें हैं, उन पर इतने अधिक आकृष्ट हो गए, उनके प्रति हमारे मन में इतना अधिक आसक्ति का, मोह का भाव जग गया कि हम अपने आप को भूल गए। मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इस भावना को लेकर इस देश के 130 करोड़ देशवासी संकल्पवान होकर के और आत्मनिर्भर होने की भावना से आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो हमारी विजय यात्रा को अवरुद्ध कर सकते। डॉक्टर महावीर अग्रवाल, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, इस वक्त दूरभाष के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं कैलाश सिंघल जी और इनका परिचय मैं आपको बताऊं कि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था और बहुत ही सक्रिय ये ग्रुप रहा। ग्रुप के माध्यम से कई कवियों को इन्होंने आपस में जोड़ा और एक मंच उपलब्ध करवाया। आइए इनसे बात करते हैं। कैलाश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, नमस्कार जी नमस्कार। मैं ये चाहूँगी कि आप अपना और व्हाट्सएप ग्रुप का परिचय हमारे श्रोताओं को दीजिए। मेरा ये जो है काव्य प्रेमियों की महफिल के नाम से ग्रुप पिछले 5 साल से चल रहा है। हम लोग आपस में सृजन भी करते हैं, कुछ बड़े कवियों की रचनाओं का पाठ भी करते हैं और विशेषकर उन कवियों का जो इस दुनिया में अब नहीं रहे और हिंदी साहित्य को इतना अच्छा साहित्य उपलब्ध करा गए जो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, यूट्यूब और गूगल पर भी उपलब्ध नहीं है जी। कुछ ऐसा साहित्य भी हम लोगों ने जब आयोजन कराए थे तो उस समय हमने सुना था और वो हमें याद है, तो हम आपस में शेयर करते हैं। इस बीच ये लॉकडाउन हो गया तो हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंदौर में, SN गोयल साहब जी, और एक मेरी बहन है डॉक्टर प्रीति सुराना, वो आ रहा थी उन्हीं से, तो उन्होंने प्रेरणा दी कि आप अपने ग्रुप में ऐसी काव्य गोष्ठी, ऑनलाइन काव्य गोष्ठी, क्योंकि अब हम सामाजिक दूरियों का, सोशल डिस्टेंस का पालन तो करना ही है जी, तो अपने घरों में अवसाद में ना आए कोई भी, मतलब अब सब काम धंधे सब बंद हो गए, सब व्यापार बंद हो गए, हम तो इतने व्यस्त लोग हैं कि एक जरा सा भी फुर्सत नहीं मिलती हम लोगों को। लेकिन ये लॉकडाउन में बिल्कुल सब फुर्सत में हो गए तो हमने सोचा कि ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का आरंभ करें। 22-23 मार्च को लॉकडाउन हुआ, 24 मार्च से निरंतर ये काव्य गोष्ठियां हम आयोजित कर रहे हैं, रात को 2 घंटे जी। हमारी संचालक हैं सुश्री रागिनी जी शर्मा, उनके नेतृत्व में रोज संचालन होता था और बहुत अनुशासित रूप से काव्य गोष्ठी का समापन होता था और काफी आनंद लेते थे उसमें। मतलब कुछ लोग हमारे साथ मलेशिया से भी जुड़े थे उसमें जी। डॉक्टर गुरिंदर गिल मलेशिया में, मतलब NRI, उनको मतलब हमने बहुत अच्छी गजल वगैरह लिखती हैं, तो ऐसा हम लोग अपना स्वांत सुखाए आनंद लेते रहे। जी, आपके साथ जो कवि जुड़े हैं इस मंच पर वो किन किन पेशों से हैं, क्या क्या काम करते हैं और किस तरह की विविधता रही इस दौरान? नीलम जी, इसमें मतलब मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कुछ डॉक्टर हैं जी। जो डॉक्टर मतलब बिजी होने के बावजूद भी दिन भर मतलब पेशेंट देखते थे अपने घरों पर, जिनको मतलब ऑनलाइन अभी किसी को देखने का तो था नहीं जी। लेकिन ऑनलाइन उनको अटेंड करते थे जो भी उनके पेशेंट थे और उसके बावजूद भी मतलब वो सृजन भी करते थे और रात को कविताएं भी सुनाते थे जी। और अपने जो और ये किस जो तरह लॉकडाउन की में अवसाद का जो समय था उसको उन्होंने ऐसे निरंतर जारी रखा। जी, एक बहुत ही क्रियाशील मंच आपने उपलब्ध करवा दिया। तो किस तरह की विषय वस्तु रखी गई, किस तरह से आपने उसका संचालन किया ग्रुप का?
हमने रोज मतलब पहले नाम हम सबके आमंत्रित कर लेते थे, जी। तो करीब करीब 15 से 20 नाम रोज हम सिलेक्ट कर लेते थे, उसमें लिस्ट जारी करते थे, वो अपने अपना नाम लिख देते थे और हम क्रम पर उनको आमंत्रित करते थे। वो जी। अपने क्रम पर आकर के और अपनी रचना का ऑडियो या वीडियो के माध्यम से रसास्वादन कराते थे। जी। इसमें हमने मंच के जो हिंदी काव्य मंचों के जो बड़े कवि हैं, जो मतलब मंचों पर काफी जिनकी ख्याति है, उन लोगों को भी एज ए चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जी। और उनसे हमारे जीवित संपर्क हैं और वो आए और उन्होंने अपनी रचनाओं से हमें काफी मतलब ओतप्रोत किया। जी। जैसे डॉक्टर कीर्ति कालेन जी ने कोरोना पर बहुत ही अच्छी रचना सुनाई थी। मैं उसके कुछ अंश आपको, अगर आप इजाजत दें तो जी मैं जी उसको बिल्कुल। सुनाऊं। जी जरूर। उन्होंने इतना अच्छा, डॉक्टर कीर्ति काले हैं दिल्ली की, उन्होंने कहा था कि काल की कुचाल हार जाएगी, हम भी जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। जी। काल की कुचाल हार जाएगी, हम भी जीत जा। उससे इतना यानी हमारे मानसिक संतोष मिला कि ईश्वर है, तो ये निश्चित रूप से केवल हमें सुरक्षित रहना है, अपने घरों में रहना है जी। और इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इसको हराना है। जी, बहुत ही और सकारात्मक संदेश ग्रुप के माध्यम से दिया गया और जी हमें आपसे बात करके इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि इस दौरान रचनाकार जो होता है, जो कलम का सिपाही होता है, बहुत कुछ कहना चाहता है इस तरह के माहौल में, लेकिन अभी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है और लोग घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो कमी आपने अपनी तरीके से पूरी करने की कोशिश की। तो आगे के लिए क्या विचार हैं? जो 2 महीने के दौरान आपके पास बहुत सारी रचनाएं आई हैं, इनको लेकर क्या विचार है आपका? हमने नीलम जी, इसमें एक हमारी ग्रुप में है डॉक्टर प्रीति सुराना जी। उनका, वो अंतरा शब्द शक्ति की संस्थापक हैं। उन्होंने भी मतलब इस दौरान काफी लोगों को, कम से कम 115 से 120 लोगों को जोड़ा जी। और उनकी रचनाओं का ई बुक सर्कुलेशन किया। और हम आपकी रचना भी अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे आपकी अपनी आवाज में। मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। गीत का शीर्षक है नारी महिमा। सुनिएगा कि नारी तुम्हारा रूप अलौकिक युग दृष्टा कहलाती हो, दाता की भी माता बनकर मन ही मन मुस्काती हो। नारी तुम्हारा रूप अलौकिक युग दृष्टा कहलाती हो, दाता की भी माता बनकर मन ही मन मुस्काती हो। माता बन के जन्म दिया तो कष्ट सह के भी पाला है, बहना रूप में लाड़ किया तो बेटी बन के संभाला है। पत्नी बनकर सहचरिया वो सारे दुख सह जाती हो, दाता की भी माता बनकर मन ही मन मुस्काती हो। नारी तुम्हारा रूप अलौकिक युग दृष्टा कहलाती हो, दाता की भी माता बनकर मन ही मन मुस्काती हो। नव दुर्गा का रूप तुम्हारा शक्ति रूप अवतारी हो, नारी का सम्मान जो करता तुम उसकी भवतारी हो। तप बल पर सावित्री बनकर पति के प्राण बचाती हो, दाता की भी माता बनकर मन ही मन मुस्काती हो। नारी तुम्हारा रूप अलौकिक युग दृष्टा कहलाती हो, दाता की भी माता बनकर मन ही मन मुस्काती हो। अंतिम क्षण कि बन सीता वनवास निभाया, राधा बन सिंदूर न पाया, मीरा बन पति मान लिया तो पांचाली बन धर्म निभाया। पत्थर की अहिल्या बनकर रामचरण रज पाती हो, दाता की भी माता बनकर मन ही मन इठलाती हो। दाता की भी माता बनकर मन ही मन मुस्काती हो। नारी तुम्हारा रूप अलौकिक युग दृष्टा कहलाती हो,
दाता की भी माता बनकर मन ही मन मुस्काती हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये चाहेंगे कि आगे भी साहित्य सृजन को लेकर आपसे हमारी बातचीत हो। जरूर जरूर। आपको बहुत सारी स्वागत। शुभकामनाएं और आपके पूरे समूह को हमारी ओर से शुभकामनाएं। स्वागत, धन्यवाद। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।